नमस्कार दोस्तों पिछले वीडियो में मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है आप लोगों का, बहुत सपोर्ट मिला है, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो कोर्स मैं चला रहा हूँ आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। कल की वीडियो में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने पोर्टेबल कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग उसका वर्किंग प्रोसेस पढ़ेंगे, वर्क ऑफ कंप्यूटर सिस्टम यानी वर्क सिस्टम ऑफ कंप्यूटर के बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वर्क सिस्टम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर काम कैसे करता है? कंप्यूटर जो है एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मशीन होता है जो हम लोग के डाटा को लेता है और सीपीयू द्वारा प्रोसेस करके और उसको आउटपुट द्वारा रिजल्ट को दे देता है, आउटपुट डिवाइस द्वारा रिजल्ट को दे देता है। थोड़ा उसको ध्यान समझिएगा कैसे ये करता है काम को। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ इनपुट। दोस्तों कंप्यूटर के अंदर जो भी हम लोग को काम करवाना होता है ना, जो भी काम करवाना होता है उसको इनपुट डिवाइस की मदद से उसमें हम लोग इंटर करते हैं, डालते हैं। हम लोग इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस क्या होता है। अभी फिलहाल समझ लीजिए कि जैसे कीबोर्ड हो गया, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि हमें जोड़ना है 2 + 2, जैसे मैंने एग्जाम्पल पिछली वीडियो में दिया था 2 + 2 कितना होता है। तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग इनपुट कर दिए, कीबोर्ड की मदद से हम लोग डाटा कंप्यूटर को दे दिए कि 2 + 2 जोड़ना है। तो यहाँ पर इनपुट डिवाइस हम लोग काम में लिए और उस डाटा को, उस जानकारी को कंप्यूटर के अंदर डाल दिए। अब कंप्यूटर क्या करेगा, तो वो सीपीयू की मदद से, सीपीयू जो उसका होता है उसकी मदद से उसमें प्रोसेस करता है। प्रोसेस का मतलब उसमें उसके ऊपर काम करता है, उस टास्क को, उस काम को कंप्लीट करने के लिए वो प्रोसेस करता है, प्रक्रिया में लाता है अपने आप को और उस पर काम करता है क्या 2 + 2 क्या होगा। और उसके बाद जब काम हो जाता है, रिजल्ट जब तैयार हो जाता है, तो उसके बाद ये आउटपुट डिवाइस की मदद से आपको उसका रिजल्ट दे देता है। देख लेते हैं इंफॉर्मेशन क्या होता है। दोस्तों इंफॉर्मेशन प्रोसेस डाटा को कहते हैं। हम लोग डाटा के बारे में जाने हैं, जो कंप्यूटर को अंदर जो डाटा देते हैं लोग, वो डाटा क्या होता है, रॉ डाटा होता है। मतलब वो पुख्ता डाटा नहीं होता है, आधा होता है। 2 + 2 कितना होगा। जब बहुत जगह से हम लोग चीज़ को इकट्ठा कर लिए उसको हम लोग रॉ डाटा बोलेंगे, क्योंकि उसको अच्छी तरह से हम लोग उसको सजाए नहीं है। जब उसको सजा देंगे तो वो एक इन्फॉर्मेशन बन जाएगा, है ना। आपने कहीं कहीं से जानकारी पूरा इकट्ठा किया कि ये है, वो है, कंप्यूटर ये है, धोनी ने ये खेला, वो खेला, लेकिन उसको जब आप सजा के एक कॉपी में लिख देंगे, किसी एक पेज पर लिख देंगे, तो उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन, है ना। वो एक पुख्ता इंफॉर्मेशन हुआ, सही इंफॉर्मेशन हुआ। आप समझ गए। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। अब देखिए यहाँ पर यूजर, यूजर क्या होता है। बहुत बार आपने सुना कि यूजर क्या होता है आखिर। तो ए पर्सन हु ऑपरेट विथ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड यूजर, है ना। एक ऐसा व्यक्ति, चाहे एक कोई भी पर्सन जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, चलाता है, उसको यूजर कहते हैं। या फिर बोल सकते हैं ए पर्सन हु इंटरेक्ट विथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड यूजर। ऐसा व्यक्ति जो कंप्यूटर के हार्डवेयर से और सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट है, जुड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं यूजर। अब आगे देखते हैं हम लोग हिस्ट्री, कंप्यूटर का इतिहास के बारे में जानेंगे हम लोग कि कंप्यूटर कब बना था, है ना, उसका विकास कैसे हुआ। एवोल्यूशन का मतलब होता है विकास, है ना। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हम लोग जो पहला कंप्यूटर बना था उसके बारे में जानेंगे। देखिए दोस्तों, एबेकस आपने नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो सुन लीजिए। एबेकस ही पहला वो काउंटिंग डिवाइस है जिसको फर्स्ट कंप्यूटर कहा जाता है ना।
ये एक्चुअली में एक काउंटिंग डिवाइस है, मतलब गिनने वाला डिवाइस है, ये गिनता है ना। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि एबेकस वाज फर्स्ट काउंटिंग डिवाइस ऑफ द वर्ल्ड विच इज डेवलप्ड बाय चाइना एगो 3000 years old and spread later in the other countries। एबेकस जो है पहला काउंटिंग डिवाइस है, काउंटिंग करने वाला, गिनने वाला, जोड़ घटाव करने वाला ये पहला मशीन है जो चाइना में बना था, है ना। चाइना में बना था लगभग आज से 3000 वर्ष पहले, और इसके बाद ये पूरी दुनिया में फैल गया। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप मेरे चैनल को जरूर लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, तो अब हम लोगों ने एबेकस के बारे में जान लिया। एबेकस में देखिए, एबेकस का यहाँ पर फोटो है। एबेकस इस तरह का कुछ होता है। एबेकस में 10 रॉड्स लगे होते हैं एक वुडन फ्रेम में, मतलब आगे चल के कम बेसी होते रहता है, लेकिन नॉर्मली एक 10 रॉड्स होते हैं उसमें, और एक वुडन फ्रेम में जैसे हम लोग का खिड़की होता है, विंडो होता है, उसमें वुडन फ्रेम लगा होता है, दरवाजा में लगा होता है। उसी तरह से एबेकस में भी एक वुडन लकड़ी का फ्रेम बना होता है और उसको 2 भागों में बांटा होता है। आप स्क्रीन में देख सकते हैं, उसको 2 भागों में बांटा होता है और प्रत्येक रॉड्स में, है ना, बहुत सारे बीड्स लगे होते हैं, है ना। बीड्स लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। जो रॉड हो गया उसमें वो टुकड़ा लग जाता है और एक वुडन फ्रेम में वो सेट होता है ना, खिड़की, बिल्कुल खिड़की की तरह। और उसकी मदद से, उस बीड्स की मदद से, लकड़ी का जो छोटा सा टुकड़ा है उसकी मदद से हम लोग उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मतलब सिंपल टास्क करते थे उससे हम लोग, है ना। अब उसका यूज बताता हूं मैं आपको। जैसे मान के चलिए कि पहले के ज़माने में कोई किसान होगा, है ना, उसके पास बहुत सारी गाय भैंस होती होंगी। तो मान के चलिए कोई किसान है, उसके पास बहुत सारी गाय भैंस है और उसको गिनती नहीं आती है, तो कैसे उसका काउंटिंग करेगा? कैसे समझेगा कि जो मेरा गाय भैंस है सुबह चरने गया, शाम को कितना वापस आया, कैसे जानेगा वो, है ना। तो उसके लिए वो क्या करेगा, एबेकस लेगा। एक गाय बाहर गया, एक बीड्स को, एक लकड़ी के टुकड़े को ऊपर कर दिया, दूसरा गया, दूसरा ऊपर कर दिया, तीसरा गया, तीसरा ऊपर कर दिया। इस प्रकार से जितनी गाय गई उतना बीड्स ऊपर चला गया। शाम को जितनी वापस आ रही हैं, हम लोग उतना बीड्स को धीरे धीरे नीचे करते गए, नीचे करते गए, नीचे करते गए। कभी कभी अगर सब नीचे आ गया बीड्स, इसका मतलब जितना गाय गई थी उतना ही वापस आ गई। अगर नहीं आ रही हैं, अगर मान के चलिए कि बीट्स हमने नीचे कर रहा हूं मैं, उसका एक बीट्स बच गया वहां पे, इसका मतलब कि एक गाय अभी भी बाहर है, तो उसको हम लोग देखने जाएंगे या पता लगाएंगे क्या हुआ, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग एबेकस पहले के ज़माने में जोड़ घटाव ही इस तरह का होता था, यूज करते थे। और उसके बाद आया पास्कल कैलकुलेटर। दोस्तों, एक फ्रेंच के बहुत ही जाने माने मैथमेटिशियन थे ब्लेस पास्कल, जिन्होंने एक कैलकुलेटर बनाया था 1642 ईस्वी में, जिसका नाम पड़ा पास्कल कैलकुलेटर। दोस्तों, उनका नाम था ब्लेस पास्कल, इसलिए उन्होंने अपने नाम के आधार पे ही उस कैलकुलेटर का नाम रख दिया ब्लेस पास्कल्स। और एक बात ध्यान दीजिए कि उनको ग्रैंडफादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो दोस्तों, ब्लेस पास्कल को ग्रैंडफादर ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। दोस्तों, इस कैलकुलेटर में 0 से लेकर 9 तक नंबर होते थे, ठीक है, जिसकी मदद से हम लोग जोड़ घटाव, गुना भाग, ये सब सिंपल जो होता है उसको करते थे। अब उसके बाद आ गया चार्ल्स बेबेज मॉडर्न कंप्यूटर। अब यहाँ से दौर होगा मॉडर्न कंप्यूटर का, जो दौर है शुरू होता है। ये जो फोटो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये चार्ल्स बेबेज का फोटो है। चार्ल्स बेबेज आप लोगों ने नाम सुना होगा, नहीं सुना हो तो जान लीजिए, इन्हीं को फादर ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है ना, फादर ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के पिता, कंप्यूटर के जनक उनको कहा जाता है। उन्होंने एक कंप्यूटर
पहली बार बनाया, जिसका नाम रखा उन्होंने एनालिटिकल इंजन। ठीक है दोस्तों, ये जो कंप्यूटर है मैकेनिकल बेसिस पे काम करता है, ये कोई डिजिटल कंप्यूटर नहीं है। ये क्या है? मैकेनिकल कंप्यूटर है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि अभी आप लोग कंप्यूटर यूज करते होंगे, उसमें कीबोर्ड होता है, और वहीं आप कहीं जाते हैं तो देखे होंगे कि टाइपराइटर होता है, खट 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 करके उसमें टाइपिंग होता है। तो उसमें मैकेनिकल काम होता है ना। उसमें जब हम लोग उस बटन को प्रेस करते हैं तो वहाँ से अंदर से एक रॉड जाता है, उस पेपर पर जोर से मारता है उसको, है ना, और इंक की मदद से, कार्बन की मदद से उसमें जो है वो प्रिंट हो जाता है ना। तो यहीं पे पता चल गया आपको कि ये मैकेनिकल बेसिस पे है। टाइपराइटर जो है मैकेनिकल बेसिस पे है ना, मैकेनिकल के रूप में काम करता है, उसमें हम लोग जोड़ देते हैं, वो काम करता है ना। लेकिन जो कीबोर्ड होता है कंप्यूटर का, वो कैसे काम करता है? उसमें डिजिटल सिग्नल्स द्वारा काम होता है ना। कंप्यूटर में जब लोग टाइप करते हैं, वो तार के माध्यम से तुरंत कंप्यूटर के अंदर जानकारी जाता है और हम लोग को स्क्रीन पर शो हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से 1822 ईस्वी में उन्होंने एनालिटिकल इंजन को बनाया था, और उसके बाद फिर उसका मॉडर्न रूप उन्होंने 1839 में डिफरेंस इंजन बनाया। स्क्रीन पर आपको फोटो दिख रहा होगा, जो पहला इंजन है वो एनालिटिकल इंजन है, और दूसरा यहाँ पे जो इंजन है वो डिफरेंस इंजन है, जिसको 1839 ईस्वी में बनाया गया था। और एक बात, जो चार्ल्स बेबेज थे वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जो लंदन का विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, उसके प्रोफेसर रह चुके हैं। अब बात करते हैं जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। देयर आर मेनली 5 काइंड्स ऑफ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर का 5 गो जनरेशन, मतलब कंप्यूटर को उसके टेक्नोलॉजी के हिसाब से, उसमें कौन सी तकनीक यूज की गई है, उसके हिसाब से 5 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1940 से लेकर और 1955 के बीच में जो कंप्यूटर बना था, उसको फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की श्रेणी में रखा गया है। फिर से देखिएगा ध्यान से, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1940 ईस्वी से 1955 ईस्वी तक जो भी कंप्यूटर्स बने, उनमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया। ठीक है दोस्तों, वैक्यूम ट्यूब के बारे में हम आगे देखेंगे। वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया और उसको फर्स्ट जनरेशन कहा जाता है। फिर उसको डेवलप किया गया, फिर आगे वाले आने वाली टेक्नोलॉजी को सेकंड जनरेशन में रखा गया, जिसको 1956 से 1962 के बीच में जो कंप्यूटर बना, उसको सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, जिसमें ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था। थर्ड जनरेशन में 1962 से 70 के बीच में बना था, और उसमें आईसी का यूज हुआ था। उसी प्रकार से फोर्थ जनरेशन में जो 1970 के बाद जो भी कंप्यूटर बना है, उसमें फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर बोला जाता है उसको, और उसमें सीपीयू का यूज होता है। हम लोग जो सीपीयू सुनते हैं, एक्चुअली में पहले वो नहीं था, इसके बारे में लगा के पढ़ेंगे। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कि आदमी जैसे सोचने वाला कंप्यूटर पे काम चल रहा है, अभी बना है थोड़ा बहुत और बाकी भी है। चलिए एक एक जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को बारी बारी से पढ़ लेते हैं। पहला है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ऐसा कंप्यूटर जो 1940 से 1955 ईस्वी के बीच में बना है, और जिसमें डाटा को प्रोसेस करने के लिए, है ना, सीपीयू के जगह पे वहाँ पे वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया हो, है ना, उसको फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा कि ऐसा कंप्यूटर जो 1940 से 1955 ईस्वी के बीच में बना हो, और उसमें मेनली जो है वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या किया था? वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, उसको बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद आता है उसका कुछ एग्जाम्पल्स का नाम है, जैसे इनिएक, ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर,
जो स्क्रीन पर आपको फोटो पहला दिख रहा है ये वाला, ये ENIAC कंप्यूटर का फोटो है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का ये एग्जाम्पल्स है। उसके बाद EDVAC, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कैलकुलेटर, यहाँ पे फोटो दिख रहा है आपको, ये EDVAC है। उसके बाद आते हैं UNIVAC, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। दोस्तों ध्यान से देख लीजिए, यही है फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर UNIVAC। आपको एक पूछा सकता है कोई भी एग्जाम में कि फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, तो आपको याद रखना होगा UNIVAC, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो यूज होता है वैक्यूम ट्यूब्स, ध्यान से स्क्रीन में देखिएगा, यही है वैक्यूम ट्यूब्स, है ना। एक शीशे के अंदर ये जो कुछ इसका पार्ट्स लगा हुआ है, इसी को प्रोसेसिंग करने के लिए कंप्यूटर में CPU जो आजकल हम लोग यूज करते हैं उसके बदले में इसको यूज किया जाता था। ठीक है, इसको CPU के बदले में यूज किया जाता था। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि वो भी इस मौका का फ़ायदा उठा सके और वो भी इस लॉकडाउन में कंप्यूटर को आसानी से सीख सके। दोस्तों अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वैसे मैंने व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाया है जिसमें आप लोग होंगे, और आप नहीं हैं तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपका नंबर उसमें ऐड कर दूंगा और आप फ्री में बहुत आसान तरीके में मैं आपको पढ़ा दूंगा पूरा कंप्लीट DCA, जिसके बाद आप कह सकते हैं कि हाँ मुझे कंप्यूटर का डिप्लोमा का नॉलेज है ना। और इसको सीख के आप कोई भी जॉब कर सकते हैं आसानी से, कोई भी कंप्यूटर से डाटा एंट्री रिलेटेड जॉब हो या फिर कोई भी कंप्यूटर का थोड़ा बहुत जो फॉल्ट होता है, आप ऑफिशियल सारे काम उसमें कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर डिसएडवांटेज ऑफ वैक्यूम ट्यूब। आखिर जब कंप्यूटर सही चल रहा था तो इसको सुधारने की क्या जरूरी पड़ी, है ना। तो इसको वैक्यूम ट्यूब को हटाने का जरूरी इसलिए पड़ा क्योंकि इसका कुछ डिसएडवांटेज था, है ना। इसमें कुछ खामियां थी, कुछ कमियां थी। अब क्या कमियां थी उनको देखिए। प्रोसेसिंग स्पीड टू स्लो, जो आजकल हम लोग तुरंत नेट कनेक्ट करते हैं, सर्च मारते हैं, तुरंत ओपन हो जाता है, खुल जाता है, कोई भी काम करने लगता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। उसका प्रोसेसिंग बहुत स्लो था। आजकल का जो कंप्यूटर है उससे लाख गुना मान लीजिए कि स्लो था वो, है ना। और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था ड्यू टू सिलिकॉन। अब सिलिकॉन क्या होता है दोस्तों? सिलिकॉन एक एलिमेंट है जो धरती के अंदर पाया जाता है और वो बहुत महंगा होता है। आप लोगों ने सोलर पैनल देखा होगा, जो धूप से बैटरी को चार्ज करता है। सोलर पैनल, सौर ऊर्जा आप लोग नाम सुने होंगे, है ना। तो सौर ऊर्जा में जो व्हाइट कलर की जो पट्टी होती है वो क्या होता है? वही होता है सिलिकॉन। अगर आप लोग नहीं देखें तो देख लीजिए। और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में वो जो है सिलिकॉन यूज होता है ना। वो बहुत कम मिलता है इसलिए बहुत महंगा है ना। जो भी रैम रोम बनता है कंप्यूटर के अंदर, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे उसको, वो सब में उसी का यूज होता है। जितना ज़्यादा उसमें सिलिकॉन का यूज होगा उतना ही उसका रेट बहुत ज़्यादा होगा, है ना। और उसको देखिए बल्कि इन साइज 64 टन का कंप्यूटर हो जाता था इसकी मदद से। इसके मतलब कारण 64 टन, सोच लीजिए, मतलब बहुत बड़ा साइज का कंप्यूटर होता था। बोले एक रूम के बराबर पूरा कंप्यूटर, है ना। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट, इसमें बहुत ज़्यादा हीट होता था, है ना। बहुत गर्मी, मान के चलिए कंप्यूटर चला रहे हैं, 1 घंटा हुआ नहीं कि पूरा लगेगा पसीना का पसीना हो गया, पूरा गर्मी लग रहा है ना। उसके अलग से उसमें पंखा चलाना पड़ेगा, उसके बावजूद भी गर्म हो जाएगा वो। आजकल कंप्यूटर क्या है, चला रहे हैं 24 घंटा चलाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको ऐसा बना दिया गया है कि कोई दिक्कत नहीं, 24 घंटा इसको चलाते रहिए। लेकिन उसमें क्या होता था, बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करता था, बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करता था, है ना। बहुत ज़्यादा उसमें साउंड आता था और साउंड आने के बाद भी बहुत हीट प्रोड्यूस करता था, बहुत ज़्यादा गर्मी होता था उससे। आवाज़ भी ज़्यादा है, गर्मी भी ज़्यादा है, बहुत बड़ा साइज भी है, खर्चीला भी है, प्रोसेसिंग स्पीड कुछ चाहिए नहीं है, तो उसको क्यों रखेंगे हम लोग? इसीलिए इसको हटा दिया गया। अब आते हैं सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर
1956 से 1962 के बीच में बना, उसको सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। इसमें ट्रांजिस्टर्स का यूज हुआ था। जो स्क्रीन पर फोटो दिख रहा है वो ट्रांजिस्टर है। तो ये ट्रांजिस्टर अभी भी यूज होता है ना, अभी भी यूज होता है। आप लोग रेडियो में, टीवी में, बहुत जगह पे आप लोगों ने देखा होगा इस ट्रांजिस्टर को, है ना। और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में इस ट्रांजिस्टर की मदद से क्या होता था, तो डाटा को प्रोसेस किया जाता था, है ना। मतलब जो कंप्यूटर का जो दिमाग होता था वो ये था, है ना। इसकी मदद से कंप्यूटर क्या करता था, डाटा को, जो भी उसका काम है वो करता था। इस जनरेशन में कंप्यूटर कुछ एग्जांपल जैसे IBM 3600 यानी IBM 3600, PDP 36, ये कुछ एग्जांपल्स है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का। अब आते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आखिर कंप्यूटर के तीसरे जनरेशन में क्या यूज हुआ था, आखिर उसको किस बेसिस पे थर्ड जनरेशन की कैटेगरी में रखा गया। ठीक है, तो ऐसा कंप्यूटर जो 1962 से लेकर 1970 के बीच में बना और उसमें आईसी का यूज हुआ था। दोस्तों आईसी आज भी यूज होता है। आप लोगों ने ऐसा फोटो जरूर देखा होगा। ये जो फोटो है ये आईसी का फोटो है ना। ये आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, है ना। ये आज भी यूज होता है। हम लोग सुने होंगे कभी कभी कि जैसे टीवी जल जाता है तो कोई बोलता है बरबुजू कि नहीं उसमें का आईसी जल गया है ना। यानी कि आज भी आईसी टीवी, रेडियो और भी बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में यूज होता है ना। आईसी में ही बहुत सारे उसमें भी वेरिएशंस है ना। उसमें VLSI टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। उसका मतलब क्या होता है, अगर आप लोग इंटर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा इंटीग्रेशन, है ना। इसमें क्या होता है, एक छोटे से कंपोनेंट पे बहुत सारे जानकारी को प्रोसेस किया जाता है, रखा जाता है ना। उसी को कहते हैं इंटीग्रेशन। छोटे से जगह में बहुत सारी जानकारी को इकट्ठा कर देना, उसको इंटीग्रेशन कहते हैं, है ना। जैसे मेमोरी कार्ड आप लोग देखे होंगे, है ना। एक छोटा सा मेमोरी होता है और उसमें बहुत सारी जानकारी इकट्ठा हो जाता है ना। तो उसमें VLSI टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, जो कंप्यूटर 1970 ईस्वी के बाद बना उसको कहते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। और जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है वो हम लोग के बीच आज भी यूज होता है ना। इस जनरेशन कंप्यूटर में हम लोग माइक्रो प्रोसेसर चिप यानी कि CPU का यूज करते हैं, है ना। माइक्रो प्रोसेसर चिप यानी कि CPU, है ना, जिसको हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, उसका यूज आज भी होता है ना। और मतलब 1970 के बाद में आज तक ये यूज होता है। तो इस CPU की मदद से हम लोग आजकल कोई भी डाटा को प्रोसेस करते हैं, है ना। और इसमें भी VLSI टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, है ना। पहले वाले जो जनरेशन था थर्ड जनरेशन में, उसमें LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड उसका यूज हुआ था, है ना। और उसी में फिर VLSI आ गया, उससे भी मतलब कि ज़्यादा इंटीग्रेशन, कम जगह में ज़्यादा जानकारी, है ना। और फोर्थ जनरेशन में फिर से उस CPU के अंदर भी VLSI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, है ना। मतलब छोटा सा CPU और इतना सारा काम, है ना। तो और आजकल का जो फोर्थ जनरेशन है उसका कुछ एग्जांपल जान लीजिए। जो आपका डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, पैमटॉप है, वो है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का एग्जांपल, है ना। अब आते हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, येट टू कम। ये है क्या है, आने वाला है। आप लोगों ने सुना होगा रोबोट। रोबोट क्या है, रोबोट हम लोग के बारे में सुने होंगे उसके बारे में कि रोबोट जो है अपने से सारा काम कर सकता है, आदमी की तरह बोल सकता है, जो कहेंगे वो कर देगा। कैसे कर देगा, है ना। तो उसमें टेक्नोलॉजी को काम लिया जाता है, उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब बिल्कुल आदमी की तरह सोचने वाला मशीन, है ना, आदमी की तरह सोचने वाला मशीन। जैसे अगर कोई मनुष्य है, कोई आदमी है, अगर जा रहा है, रास्ते से जा रहा है और रास्ते में कोई गड्ढा आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, साइड होकर चले जाएंगे वहाँ से,
है ना। लेकिन मशीन ऐसा नहीं करता है, उसको दिमाग नहीं है, वो चल रहा है तो चलेगा, वहाँ पे गिर जाएगा उसी में जाके, है ना। लेकिन जो रोबोट आने वाला है वो क्या कर सकता है, उसका भी दिमाग है। दोस्तों आप लोगों ने हाल फिलहाल में सुना होगा गूगल की तरफ से एक कार आ रही है, गूगल कार। उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया है। दोस्तों इस पर बहुत सारा रिसर्च हो रहा है, काम चल रहा है ना। मतलब बहुत सारा इसमें काम हो चुका है, बहुत सारा इसमें और भी कुछ काम होगा, है ना। ऐसा एक गूगल कार बनाया जैसे कि वो क्या कर सकता है, जैसे कार है चल रहा है ना, कहाँ पे उसको रुकना है, कोई भीड़ भाड़ इलाका है तो कहाँ से कट के निकल जाना है, ये सब काम आराम से कर सकता है ना। ये अमेरिका में लॉन्च हुआ है, अमेरिका में चलता है। आप लोग इसके बारे में यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं गूगल का कार के बारे में। तो वो एग्जांपल हो गया एक आपका, है ना। जो भी रोबोट है ना, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा हुआ है, आदमी की तरह सोचने वाला जो मशीन है, क्षमता वाला मशीन है, और उसमें काम हो रहा है, उस वही मशीन उसमें लगा हुआ है। वो बिल्कुल आदमी की तरह सोच सकता है ना। और उसमें और भी सुधार करने के बाद वो आने वाला है।